नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। दिसंबर 2022 एग्जाम के लिए आपका डीएलएड सेकंड सेमेस्टर हिंदी की महामैराथन आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। कंप्लीट कोर्स रिवीजन मात्र 20 से 25 मिनट में हम आपको रिवीजन करा देंगे सेकंड सेमेस्टर से रिलेटेड। यदि और सारी चीजें आपने नहीं देखी हो अभी तक तो प्लेलिस्ट में देख सकते हैं और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और चाहे तो आप कमेंट भी कर सकते हैं यदि कोई चीज आपको ना मिले। बाकी प्रीवियस ईयर, एमसीक्यू, वन लाइनर, लघु, मैराथन, सारी चीजें हम ऑलरेडी करा चुके हैं। ये हम फ्रेश एक बार फिर से आपके लिए रिवाइज जो है वो करा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा पॉइंट है लोक कथा और कहानी। काफी बार लोक कथा और कहानी में अंतर पूछ लिया जाता है, तो एक छोटी सी बात ध्यान में रखिएगा कि लोक कथा जो है वो सत्य घटनाओं पर आधारित होती है, जबकि जो कहानी होती है वो पूरी तरीके से काल्पनिक होती है। बस ये डिफरेंस ही आपको जो है इसके अंतर का जो पॉइंट है वो लिखने में हेल्प करेगा। इसके अलावा कहानी के जो है वो काफ़ी बार उद्देश्य पूछ लिए जाते हैं, उसकी विशेषताएं पूछ ली जाती हैं, तो उसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं कि ज्ञान की वृद्धि होती है, कल्पना शक्ति का विकास होता है, जितना आप सोचेंगे उतना कल्पना शक्ति जो है वो विकसित होगी, सर्वांगीण विकास भी आप कह सकते हैं, और इसके साथ साथ छात्रों में जो है वो कहानी के माध्यम से रुचि भी उत्पन्न होती है। बात करते हैं चलिए अगले पॉइंट की। अगला हमारा गद्य और पद्य में अंतर काफ़ी बार पूछा जाता है, तो इसको याद कर लीजिए। बात करें अगर गद्य की, तो गद्य में जो है वो विराम इत्यादि जो नियम है उनका पालन किया जाता है, जबकि पद्य में जो है वो नहीं किया जाता है। देखिए गद्य जो है वो हमारा एक पैराग्राफ टाइप का लिखा रहता है, वो हमारा गद्य का रूप होता है, परंतु यदि पोएम टाइप की लिखी है तो वो हमारा पद्य का रूप होता है। तो आप इन आधार पर आप दोनों में अंतर को समझिए। जैसे कि कोई पैराग्राफ लिखा होता है तो उसमें विराम इत्यादि नियम कोई ऐसा निश्चित नहीं होता, या कह सकते हैं उसका कोई नियम का पालन नहीं होता, जबकि पद्य में आप देखते हैं कि डबल लाइन खींची रहती है, तो ये सारे जो है वो पालन किए जाते हैं। इसी प्रकार गद्य में लय का उपयोग नहीं होता है, क्योंकि जब आप कोई पैराग्राफ पढ़ते हैं कोई उसको लय सुरताल से नहीं पढ़ते हैं, जबकि पोयम पढ़ते हैं तो उसमें गति और लय की विशेष भूमिका होती है। गद्य में छंद का कोई उपयोग नहीं होता है, जबकि आप पोयम में देखते हैं कि छंदबुक्त, छंदबद्ध और छंदयुक्त होती है। जैसे कि आप बताते हैं कि इस कविता में वीर रस है या इसमें वात्सल्य रस है, तो इस टाइप से आप दोनों में अंतर को समझ सकते हैं। बात करते हैं आगे। अगला है हमारा पॉइंट द्रुत पाठ। द्रुत पाठ का आपसे डायरेक्ट अर्थ पूछा जा सकता है, तो इसका अर्थ होता है शीघ्रता से पढ़ना, या डायरेक्ट इसके डेफिनेशन भी अगर आए तो आप इस पॉइंट से जो है वो लिख सकते हैं। अगली बात करते हैं सूक्ष्म पाठ। सूक्ष्म पाठ आप जानते हैं किसी भी एक विस्तारित पाठ का आप एक छोटा सा रूप लेकर उसका जो है वो अध्यापन करते हैं, तो उसको हम कह लेते हैं सूक्ष्म पाठ। यदि इसके उद्देश्य पूछे जाए तो क्या हो जाएंगे, व्याकरण का इससे हमें ज्ञान प्राप्त हो जाता है, शब्दकोश यानी कि डिक्शनरी जो है हमारी उसमें वृद्धि हो जाती है, मुहावरों, लोकोक्तियों, सूक्तियों आदि का ज्ञान हो जाता है, और इसके साथ साथ जो कल्पना शक्ति है उसका विकास भी हो जाता है। देखिए इन बिंदुओं को जरूर याद कर लीजिए, क्योंकि ये और जगह भी आपके प्रश्न में फिट हो सकते हैं। जैसे कि कहानी का उद्देश्य पूछ लिया जाए तो भी वहां पर आप इनमें से पॉइंट लिख सकते हैं। तो डेफिनेटली जो है ये सभी पॉइंट आपके जो है बहुत काम आएंगे, तो ध्यान में रखिएगा। अगला हमारा है मौखिक अभिव्यक्ति और लिखित अभिव्यक्ति। काफी बार डायरेक्ट मौखिक अभिव्यक्ति पूछ लिया जाता है, काफी बार लिखित अभिव्यक्ति, काफी बार दोनों में डिफरेंस पूछ लिया जाता है। मैंने तीनों को एक साथ लिख दिया। देखिए अभिव्यक्ति क्या होता है, अपने विचारों को प्रकट करना। जब आप मौखिक यानी कि बोलकर जो है वो प्रकट कर रहे हैं तो उसको मौखिक अभिव्यक्ति कहते हैं। जब आप लिख कर अभिव्यक्त कर रहे हैं तो लिखित अभिव्यक्ति हो जाएगा। इसके एग्जाम्पल नीचे लिखे हैं, जैसे कि वार्तालाप हो गया, कविता पाठ हो गया, भाषण हो गया, चर्चा परिचर्चा हो गया, ये सभी मौखिक अभिव्यक्ति के उदाहरण हो जाएंगे, क्योंकि हम इसमें बोलकर जो है अपनी जो बात है उनको अभिव्यक्त कर रहे हैं। जबकि लिखित अभिव्यक्ति की बात करें तो उसमें पत्र लेखन हो गया, नाटक लेखन हो गया, कहानी लेखन हो गया, आत्मकथा हो गया, लिख कर जो है हम अपनी जो विचार हैं उनको प्रकट कर रहे हैं, ये हमारा लिखित अभिव्यक्ति में आ जाएगा। बात करते हैं अगले की। अगला है हमारा एक, देखिए प्रश्न पूछा गया था, ये हमारा 2016 का ही प्रश्न था। उसमें पूछा गया था लेखन कार्य करते समय कागज और आंखों के बीच जो है वो दूरी कितनी हो जानी चाहिए, और ये प्रश्न हमारा जो है वो लघु में पूछा गया था। थोड़ा सा आप इसके बारे में तो बना के लिख सकते हैं, परंतु मेन पॉइंट आपको ये पता होना चाहिए कि दूरी होती कितनी है। इंच में बात करें तो 12 इंच होती है, और सेंटीमीटर में जो है वो 30 सेंटीमीटर होती है, परंतु ये सारी चीजें फिक्स नहीं होती हैं। औसतन देखा जाए तो 10 से 12 इंच भी आप कह सकते हैं, और सेंटीमीटर में 25 से 30 सेंटीमीटर भी आपको लिखा देखने को मिलता है। ये तो बात कर ली मैंने लेखन की। पढ़ाने संबंधी या पढ़ते समय जो है कितनी दूरी होनी चाहिए, तो पढ़ते समय जो है दूरी तो यही होनी चाहिए 12 इंच या 30 सेंटीमीटर, परंतु यदि एक एक्स्ट्रा पॉइंट की बात करें तो पुस्तक को जो है वो 45 डिग्री कोण पर जो है वो पकड़ना चाहिए, ये भी जो है वो ध्यान में रखिएगा। बात कर लेते हैं चलिए अगले की। अगला है हमारा ये जो वर्णमाला आप देखते हैं, इस पर बेस्ड हमारा बहुविकल्पी में एक ना एक क्वेश्चन अभी तक रिकॉर्ड रहा है कि आता ही आता है। क्वेश्चन किस प्रकार आता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आपसे
डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा जो खा है उसका जो उच्चारण स्थान है वो क्या है। आपके ऑप्शन में जो है वो तालु, कंठ, मूर्धा और दांत इस टाइप से, या दंत जो है आपको इस टाइप से देखने को मिलेंगे। तो आपको जो है वो पता होना चाहिए कि कौन सा जो वर्ण है उसका जो उच्चारण स्थान है वो कहाँ से होता है। और यही सभी जो हमारे आप देख रहे हैं व्यंजन, इन्हीं को हम स्पर्शी व्यंजन भी कहते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको ये समझना है आप इसको याद कैसे रखेंगे। जैसे कि आप जानते हैं का वर्ग में जो है हमारे सब आ जाते हैं, उसके बाद चा वर्ग आता है, फिर टा वर्ग आता है, ता वर्ग आता है, उसके बाद पा वर्ग आता है। तो आपको ये सीरियल जो है वो याद रखना है। अब थोड़ा सा सीरियल को देखिए तो यहाँ पर लिखा है का, चा, उसके बाद टा, फिर ता, फिर पा। इसको एक साथ आप बोलिए तो क, च, ट, त, पा। जैसे लगता है जैसे ये कटप्पा जैसा है वर्ड, तो आप इसको बार बार बोलेंगे आपको स्वतः ही याद हो जाएगा। जब आपको ये सीरियल याद हो जाएगा तो आपसे जैसे टा वर्ग का बोला गया तो उसके बाद के चार जो आप ले लीजिए टा, ठा, डा, ढा, तो उस टाइप से आप निकाल सकते हैं। इसी प्रकार का वर्ग हो जाएगा तो का, खा, गा, गा, और इयाँ जो है ये लास्ट वाले भी हमारे ये सघोष अल्पप्राण नासिक में आते हैं। तो ये जो है आप इस प्रकार लिख सकते हैं या याद रख सकते हैं। इसके अलावा आप ये भी सोचिए कि आपको ये कैसे याद रखना है। तो इन सभी का जो है आप पहला लेटर जो है वो केवल ले लीजिए। जैसे कि कंठ का के हो जाएगा, तालव्य का टी हो जाएगा, इसी प्रकार एम हो जाएगा, इसी प्रकार डी हो जाएगा और इसी प्रकार ओ हो जाएगा। दंत को मैंने डी से जो है वो लिखा है। तो KTM DO आप ये सीरियल याद रखिए। जहाँ के आएगा तुरंत कंठ आपको याद आ जाएगा, टी आएगा तालव्य याद आ जाएगा, एम आएगा मूर्धन्य और डी आएगा दंत और ओ आएगा ओष्ठ। एक तरफ आप अपना ये सीरियल याद रखिए और दूसरी तरफ जो है कचटप्पा कटप्पा वाला जो है वो याद रखिए। तो इस तरीके से जो है आप इन सबको पहचान सकते हैं कि कौन सा जो है वो वर्ण किस के कारण उच्चारण होता है या उसका जो उच्चारण स्थान होता है वो क्या होता है। तो इनको ध्यान रखिए। इसके अलावा एक एडिशनल चीज़ भी मैं आपको बता दूं, स्टार्टिंग के दो हमारे अघोष अघोष होते हैं और बाद के जो है वो 3 सघोष सघोष होते हैं। इसी प्रकार अल्पप्राण महाप्राण में अल्पप्राण, फिर महाप्राण, फिर अल्पप्राण, फिर महाप्राण, फिर अल्पप्राण नासिक। तो इस टाइप से आप याद रखेंगे। हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए तो आप इस प्रकार बना के जो है एक गैस जो है वो अच्छा कर सकते हैं। आपका गलत होने के चांस कम होंगे और जितना ही जान लीजिए उतना ही अच्छा है। कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपको आगे पढ़नी होंगी। बात करते हैं आगे की। अगला है हमारा वर्णमाला। वर्णमाला की बात करें तो भाषा की सबसे छोटी इकाई जो है वो ध्वनि होती है। काफ़ी बार पूछ लिया जाता है डायरेक्ट भाषा की सबसे छोटी इकाई, इस ध्वनि को ही जो है वो वर्ण कहते हैं। वर्णमाला की बात करें तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला आप कहते हैं, जानते हैं। यहाँ से एक प्रश्न उठता है स्वरों की संख्या और व्यंजन की संख्या। तो स्वर और व्यंजन मैं यहाँ पर आपको नहीं बताऊँगा, आपको कमेंट सेक्शन में टाइप करके बताना है कि स्वरों की संख्या कितनी होती है और व्यंजन की। आपका प्रश्न जो है इस वीडियो का यही है, आपको कमेंट सेक्शन में टाइप करके जो है वो स्वर और व्यंजनों की संख्या बतानी है। मैं कमेंट में ही जो है वो उत्तर बता दूंगा और जिसको नहीं पता है वो सर्च करके जो है वो यहाँ पर कमेंट करे जिससे उसको भी नॉलेज हो सके। बात करते हैं चलिए अगले की। अब है हमारा स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण की बात करें तो सबसे पहले मात्रा उच्चारण काल के आधार पर जो है इसे हृस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर में बांटा गया है। इनमें जो है यानी कि हृस्व स्वर में जो है उच्चारण में कम समय लगता है या एक मात्रा का समय लगता है। दीर्घ स्वर में जो है ऊपर जो हृस्व स्वर है इससे ज़्यादा समय लगता है और प्लुत स्वर में जो है सबसे ज़्यादा समय लगता है। एग्जाम्पल भी आप जो है वो देख सकते हैं। मैं फास्ट रिवीजन करा रहा हूँ इसलिए मैं ज़्यादा टाइम आपका एक पॉइंट पर नहीं लूँगा। अगला है हमारा जीभ के आधार पर। इसमें अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च। जैसे कि आपकी ये जीभ है तो जीभ का जो अगला भाग होता है उसके आधार पर जो उच्चारण हो रहे हैं, इसी प्रकार मध्य और इसी प्रकार पश्च, तो उसके आधार पर बांटा गया है। मुख द्वार या मुख विवर के खुलने के आधार पर विवृत, अर्धविवृत, अर्ध संवृत और संवृत इन 4 भागों में बांटा गया है। बात करें अगले की। अगला है हमारा ओठों की स्थिति के आधार पर। तो इसे अवृत्तमुखी और वृत्तमुखी जो है वो बांटा गया है ओठों की स्थिति के आधार पर। और इसके साथ साथ हवा के नाक व मुंह से निकलने के आधार पर इसे 2 भागों में बांटा गया, एक निरनुनासिक और अनुनासिक। निरनुनासिक में जो है आप एग्जाम्पल भी सब में देख सकते हैं। मैं यहाँ पर रिवीजन करा रहा हूँ इसलिए सारी चीज़ें एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। घोषत्व के आधार पर बांटे हैं तो घोषत्व का अर्थ होता है स्वर तंत्र जो होते हैं उसमें श्वास का कंपन होना। स्वर तंत्री में जब कंपन होता है तो सघोष ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं और सभी स्वर जो है वो सघोष ध्वनियाँ होती हैं, ध्यान में रखिएगा। अब हमारे ये कुछ डायरेक्ट पूछे जाते हैं, इनको जरूर याद कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अंतस्थ व्यंजन की बात करें तो या, रा, ला, वा ये 4 होते हैं हमारे। ऊष्म या संघर्षी व्यंजन की बात करें तो श, स, स और हा होते हैं।
उत्क्षिप्त की बात करें तो ड़ा और ढा होते हैं, और लुंठित की बात करें तो रा होता है, और पार्श्विक की बात करें तो ला होता है। काफ़ी बार इनसे प्रश्न पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा जो है वो अंतस्थ व्यंजन नहीं है, या इनमें से कौन सा है। ये डायरेक्ट आपसे पूछ जाता है कि उस व्यंजन कौन कौन से हैं, उनके नाम लिखिए। इसके अलावा वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो एक लाइक तो बनता ही है। चलिए बात करते हैं अब अगले की। अगला है हमारा शब्दों का वर्गीकरण। आपसे डायरेक्ट शब्दों का प्रकार पूछा जा सकता है, तो आपके टोटल जो है मुख्यतः जो है वो 4 प्रकार होते हैं और उसके अंतर्गत अलग अलग होते हैं। तो मुख्यतः वाले जो 4 प्रकार हैं उसमें उत्पत्ति या स्रोत या इतिहास के आधार पर होते हैं, और उत्पत्ति के आधार या स्रोत या इतिहास के आधार के अंतर्गत जो है हमारे तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज, ये 4 प्रकार आते हैं। प्रकार जरूर याद रखिएगा, काफ़ी बार इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। दूसरा है हमारा रचना के आधार पर। रचना के आधार पर 3 प्रकार होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। योग रूढ़ वगैरह भी हमारा काफ़ी बार डायरेक्ट पूछ जाता है, योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं, तो इनके बारे में जो है मैं आपको एक्स्ट्रा जो है वो बता देता हूँ। रूढ़ की बात करें तो जिन शब्दों के सार्थक खंड ना हो उन्हें हम रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे कि चावल आप देखिए, तो चावल को आप ब्रेक कर सकते हैं, जैसे संधि विच्छेद में हम ब्रेक करते हैं, तो हम चाव प्लस ला में तोड़ेंगे, जो कि एक सार्थक खंड नहीं है, इसलिए जो है हमारा रूढ़ शब्द होता है। यौगिक शब्द क्या होता है? यौगिक का अर्थ होता है मेल से बना हुआ, जैसे कि कोई शब्द है वो वी प्लस ज्ञान से बना है, तो ये हमारा यौगिक शब्द हो जाएगा। विद्यालय जो है वो विद्या का आलय, तो इस टाइप से आप इसे समझ सकते हैं। और सबसे ज़्यादा जो प्रश्न पूछा जाता है वो इस योग रूढ़ से पूछा जाता है। योग रूढ़ क्या होता है इसको समझिएगा। वे शब्द जो एक इकाई हो जाते हैं, यानी ये सामान्य अर्थ को ना प्रकट कर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। जैसे कि यहाँ पर पीताम्बर लिखा है, तो पीताम्बर एक पर्टिकुलर चीज के लिए ही यूज किया जाता है, जिसे हम कहते हैं पीला है अंबर, जिसका अर्थात श्री कृष्ण, तो श्री कृष्ण के लिए ही जो है वो यूज वर्ड किया जाता है। इसी प्रकार लंबोदर आप जानते हैं केवल और केवल जो है वो गणेश जी के लिए ही यूज किया जाता है। तो वही यहाँ पर कहा जा रहा है कि वो एक सामान्य अर्थ को ना प्रकट कर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करें। यहाँ पर थोड़ा सा और एक्सप्लेन भी किया गया है, जैसे पीताम्बर का सामान्य अर्थ है पीला वस्त्र, किंतु यह विशेष अर्थ में श्री कृष्ण के लिए ही प्रयुक्त होता है। इसी तरह जलज की बात करें तो इसका सामान्य अर्थ तो जल से जन्मा होता है, किंतु ये विशेष अर्थ में केवल और केवल कमल के लिए प्रयुक्त होता है। तो जल में जन्मे और किसी वस्तु को हम जलज जो है वो नहीं कह सकते, इन्हीं को जो है हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं वाक्य के भेद के बारे में। ऊपर अभी हमने देखा शब्द के भेद या शब्द का वर्गीकरण 4 भागों के आधार पर किया गया था। अब हम वाक्य की बात करते हैं। तो वाक्य का जो विभाजन है वो 2 आधार पर कर सकते हैं हम। एक हमारा अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद हैं, तो ये टोटल 8 भेद होते हैं। पहला है हमारा विधानवाचक, जिसे हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। किसी ने इंग्लिश में पढ़ा होगा तो उसको समझ में ज़्यादा आएगा। जैसे निगेटिव सेंटेंस आपने काफ़ी बार सुना होगा, पर निषेधवाचक हो सकता हो ना सुना हो, तो यहाँ से भी आप इन्हें याद रख सकते हैं कि सेंटेंस या वाक्य जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। दूसरा है हमारा निषेधवाचक, तीसरा है आज्ञावाचक, चौथा है प्रश्नवाचक, पांचवा है इच्छावाचक, छठा है संदेहवाचक, सातवां है विस्मयवाचक, उसके बाद 8वां है संकेतवाचक। तो ये जो है हमारे 8 होते हैं वाक्य के प्रकार। परंतु दूसरे प्रकार के अंतर्गत बात करें, क्योंकि मैंने ऊपर सबसे आपको बताया था कि अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद ये 8 होते हैं, और इसके साथ साथ एक और हमारा वर्गीकरण किया जाता है रचना के आधार पर। तो रचना के आधार पर ये हमारे 3 प्रकार के होते हैं, एक सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और तीसरा मिश्रित वाक्य। इनसे भी सबसे ज़्यादा प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, तो इसको भी थोड़ा ध्यान से समझिएगा। जिन वाक्यों में केवल एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है उसे जो है वो सरल वाक्य या साधारण वाक्य कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा है, मुकेश पढ़ता है, शिल्पी पत्र लिखती है, तो इस आधार पर आप एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं। इंग्लिश में जो है वो सिंपल सेंटेंस कहते हैं सरल वाक्य को। संयुक्त वाक्य की बात करें तो कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं जिन वाक्यों में 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य योजक, जैसे कि और, एवं, तथा, या, अथवा, इसलिए ये सब होता है, तो वो हमारे संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल, वह सुबह गया और शाम को लौट आया। यहाँ पर और जो है आप पहचान सकते हैं कि ये संयुक्त वाक्य है। मिश्रित या मिश्र वाक्य कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं जिन वाक्यों में एक प्रधान या मुख्य उपवाक्य हो और अन्य जो है वो उस पर आश्रित या गौड़ उपवाक्य हो, उसे हम मिश्रित वाक्य कहते हैं। जैसे कि जो है, क्योंकि, जितना, उतना, जैसा, वैसा, ये सभी जो है वो हो जाएंगे। एग्जाम्पल दिखा देते हैं आपको। जैसे मैं जानता हूँ कि तुम्हारे अक्षर अच्छे नहीं बनते, जो लड़का कमरे में बैठा है वह मेरा भाई है,
यदि परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे। तो ये सभी हमारे किसके हो जाएंगे, मिश्रित वाक्य के। इनको याद जरूर रखिएगा, इनसे प्रश्न काफ़ी बार पूछे जाते हैं। रचना के आधार पर जो है ये 3 वाक्य के भेद हैं। अब बात करते हैं संधि की। तो देखिए संधि टोटल 3 प्रकार की होती है, एक स्वर संधि, एक व्यंजन संधि और तीसरी हमारी जो है वो विसर्ग संधि। इन जो 3 संधि, इसके अंतर्गत जो हमारा जो स्वर संधि, उसके अंतर्गत हमारे 5 भेद होते हैं। कौन कौन से, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और अयादि संधि। केवल मैं यहाँ पर नाम बता रहा हूँ, इनको पढ़ जरूर लीजिएगा, संधि से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब बात करते हैं समास। तो समास के टोटल 6 भेद होते हैं, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। इनको भी जरूर पढ़ लीजिएगा। इनके अंदर जो डिटेल है मैं यहाँ पर आपको एक रिवाइज के तौर पर नाम बता देता हूँ। अब बात करें संज्ञा के प्रकार। तो संज्ञा के जो है टोटल 3 प्रकार होते हैं व्युत्पत्ति के आधार पर। वैसे तो 5 होते हैं, परंतु जो 2 और एक्स्ट्रा प्रकार होते हैं वो अर्थ की दृष्टि से होते हैं। यानी अर्थ की दृष्टि से संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं और व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से, जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है जो किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध कराती है, जैसे राम, गंगा, पटना। जातिवाचक संज्ञा जिसको कॉमन नाउन कहते हैं, जो किसी जाति का बोध कराती है, वो जातिवाचक संज्ञा कही जाती है, जैसे नदी, पर्वत, लड़का आदि। द्रव्यवाचक संज्ञा जैसे मटेरियल नाउन, जिस संज्ञा शब्द से उस सामग्री या पदार्थ का बोध होता है, जैसे कि धुआं है या तेल पानी है द्रव पदार्थ में, गैसी पदार्थ में तो धुआं मैंने आपको बता ही दिया, ठोस पदार्थ में सोना, चांदी, तांबा, लोहा, ये सारी चीज़ें। समूहवाचक संज्ञा कलेक्टिव नाउन जिसको कहते हैं, जो संज्ञा शब्द किसी एक व्यक्ति का वाचक ना होकर समूह या समुदाय के वाचक हैं, उसे हम समूहवाचक कहते हैं। जैसे कि समूह का बोध कराए, वर्ग है, टीम है, समिति है, आयोग है, ये सभी हमारे समूहवाचक हो जाएंगे। भाववाचक एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो किसी भाव, गुण, दशा आदि का ज्ञान कराते हैं, हम भाववाचक कहते हैं। जैसे कि मिठास है, बुढ़ापा है, यौवन है, ये सभी हमारे भाववाचक हो जाएंगे। तो संज्ञा की बात कर ली। अब बात करते हैं विशेषण की। विशेषण विशेषता जो प्रकट करते हैं उन्हें कहते हैं। इनके प्रकार जो है टोटल 4 होते हैं। पहला होता है हमारा सार्वनामिक विशेषण, जिसे हम डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। इसमें क्या होता है, विशेषण के रूप में प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम को सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। उपभेद हम यहाँ पर नहीं बता रहे, मेन बात करेंगे केवल। अगला है हमारा गुणवाचक विशेषण, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण, धर्म, स्वभाव का बोध कराते हैं उन्हें हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। यहाँ पर सर्वनाम लिखा है, विशेषण जो है वो कहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कालबोधक, रंगबोधक, ये सब इसके अंतर्गत आ जाते हैं। तीसरा है हमारा संख्यावाचक विशेषण। जो शब्द संख्या अथवा सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं उन्हें हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। इसके अंतर्गत हमारे 2 होते हैं, एक निश्चित संख्यावाचक जिसमें निश्चित हो, जैसे 10 लड़के, 20 लड़के, और दूसरा हमारा होता है अनिश्चित जिसमें संख्या निश्चित ना हो, जैसे कि कुछ लड़के या कुछ आदमी, कई लोग, ये सभी हमारे संख्यावाचक हो जाएंगे। और चौथा लास्ट है हमारा परिमाणवाचक। परिमाण होता है क्वांटिटी को हम कहते हैं। तो जिन विशेषण से संज्ञा अथवा सर्वनाम के परिमाण का बोध होता है उसे हम जो है वो परिमाण बोधक विशेषण कहते हैं। अब बात करते हैं क्रिया के बारे में। क्रिया के जो है वो कर्म के अनुसार या रचना की दृष्टि से 2 भेद होते हैं, एक सकर्मक क्रिया और एक अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया की बात करें तो जिस क्रिया के साथ कर्म हो या कर्म की संभावना हो, जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़ता हो, उसी को सकर्मक क्रिया कहते हैं। स और कर्मक यानी साथ में कर्म क्रिया हो, तो इस टाइप से आप इसे जोड़ के याद रख सकते हैं। एग्जाम्पल हो जाएगा, जैसे राम फल खाता है, खाना क्रिया के बाद जो है वो फल कर्म है। इसी प्रकार और एग्जाम्पल भी दे रखे हैं। अकर्मक क्रिया की बात करें तो अकर्मक क्रिया के साथ कर्म नहीं होता है तथा उसका फल कर्ता पर पड़ता है। जैसे कि राधा रोती है, तो यहाँ पर जो कर्म है उसका अभाव है तथा जो रोती है वो क्रिया का फल राधा पर पड़ता है। तो सिंपल सा है, जिसमें सकर्मक में सकर्मक यानी साथ में कर्म हो और अकर्मक में जो है वो ना हो। तो जिस शब्द के आगे आ लग जाता है वो अपने आप में ही जो है वो उस ना को जो है वो प्रदर्शित कर देता है। जैसे कि कोई चीज़ मान्य लिखा है और उसके आगे हम आ लिख दें तो अमान्य यानी कि वो नहीं को प्रदर्शित करता है। उसी प्रकार हमारा अकर्मक भी हो जाएगा। ये बात कर ली हमने अब क्रिया की। अब बात करते हैं सर्वनाम की। सर्वनाम के जो है टोटल 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। तो ये जो है वो इसके सभी प्रकार होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम में जैसे कि मैं, हम, तू, तुम, आप, वे आदि आ जाएगा। उसके अंतर्गत भी अलग अलग प्रकार हैं, परंतु हम केवल मेन की बात कर रहे हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम जो है जिन सर्वनाम शब्दों से दूर अथवा समीप के व्यक्तियों, प्राणियों, वस्तुओं और घटनाओं का निश्चित बोध होता है, उसी को हम निश्चय बोधक सर्वनाम कहते हैं।
अगला है हमारा अनिश्चयवाचक, जिसमें शब्दों के किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या घटना का बोध नहीं होता, उन्हें हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम शब्द वाक्य में आए दूसरे सर्वनाम शब्द से संबंध बताते हैं, उन्हें हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। एग्जाम्पल भी है जैसे जैसा करोगे वैसा भरोगे। प्रश्नवाचक सर्वनाम जो है जिन सर्वनाम शब्दों से किसी प्राणी, व्यक्ति, वस्तु और कार्य आदि के विषय में प्रश्न का पता चलता, उन्हें हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे कि प्लेट किसने तोड़ी है। और निजवाचक सर्वनाम जो है जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वाक्य के कर्ता के साथ जो है अपनापन बतलाने के लिए किया जाता है, उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह खुद सामान लाएगा, मैं अपने आप चली जाऊंगी, तो ये सब हो जाएंगे। और अगला और इस वीडियो का हमारा लास्ट पॉइंट है वाचन। वाचन की बात करें तो ये वाचन का जो आप चार्ट देख रहे हैं इसको एकदम रट लीजिए, क्योंकि वाचन से एक ना एक प्रश्न भी अगर आपका आए तो इस चार्ट को जरूर बना दीजिएगा। ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट है, इसको बना देंगे तो कहीं ना कहीं जो कॉपी चेक करने वाला होगा उसे पता चलेगा कि आपको जो है वाचन के बारे में पूरी जानकारी है। वाचन के प्रकार की बात करें तो सरस्वर वाचन, मौन वाचन होता है। जान भी लीजिए सरस्वर वाचन क्या होता है। तो लिखित भाषा का जो ध्वनि युक्त वाचन होता है उसको हम सरस्वर वाचन कहते हैं। और अगर ध्वनि रहित की बात की जाए तो वो मौन वाचन होता है। इसकी अगर आपसे पूछी जाए परिभाषा तो वो लिख सकते हैं। लिखित भाषा के ध्वनि युक्त वाचन को सरस्वर वाचन और ध्वनि मुक्त वाचन को जो है वो मौन वाचन कहते हैं। अंदर प्रकार की बात करें तो सरस्वर वाचन के आदर्श वाचन और अनुकरण वाचन होते हैं, और मौन वाचन के दो प्रकार होते हैं, द्रुत वाचन और गंभीर वाचन। अनुकरण वाचन की बात करें तो इसके भी दो प्रकार होते हैं, एक व्यक्तिगत वाचन और समवेत वाचन। एक प्रश्न हमारा यूपीपीएससी में पूछा गया था, आपके बीटीसी लेवल का नहीं था परंतु आया था, तो मैं यहाँ पर बता देता हूँ। उसमें पूछा गया था इनमें से कौन सा अनुकरण वाचन का प्रकार के अंतर्गत नहीं आता है। वहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे थे और आपसे पूछा था इनमें से जो है वो कौन सा नहीं आता है, तो आप उस टाइप से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक तरीका जो है आपको प्रश्न का वो मैंने आपको बता दिया, तो इस टाइप से इसको ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा आप पत्र के प्रकार अगर आपसे पूछा जाए तो पत्र के 2 प्रकार होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। आपके कोर्स में पत्र लेखन और मौखिक लेखन चैप्टर है, तो पत्र का एक बार फॉर्मेट देख लीजिएगा, हो सकता हो आपसे जो है वो पूछ लिया जाए। और आजकल जो है हिंदी में बीटीसी के लेवल पर ऐसे काफ़ी आप पूछे जाने लगे हैं, या ऐसे जैसा आप कम शब्दों में लिख सकें, तो कोई 2 टॉपिक आपको लेने होते हैं और उन पर जो है अपने शब्दों में लिखना होता है, या कोई एक टॉपिक, तो उसकी भी थोड़ा सा प्रैक्टिस जो है, या हेडिंग या प्रस्तावना कहाँ पर आपको क्या लिखना है उसको देख लीजिएगा। इसके अलावा रचनाएं भी काफ़ी बार पूछ ली जाती हैं, तो रचनाओं का तो कोई सीमित क्षेत्र है नहीं, परंतु कुछ मुख्य हैं, जैसे जयशंकर प्रसाद, हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनकी जो है आप अपनी तरफ से देख सकते हैं। जैसे कि जयशंकर प्रसाद से रिलेटेड एक बार जो है वो बीटीसी के लेवल पर पूछी भी जा चुकी हैं। तो इसी के साथ हमारा ये वीडियो जो है वो समाप्त होता है। जितनी भी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, जितनी क्वेश्चन आपके पेपर के लिहाज से बन सकते हैं, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि सभी जो है इस वीडियो में कवर कर सकूँ। तो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। मेरी आपसे रिक्वेस्ट केवल इतनी है, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम और अच्छे से अच्छा जो है वो वीडियो प्रोवाइड करा सकें। और इतनी सारी चीज़ें मैंने एक ही वीडियो में आपको बताई हैं, तो एक लाइक तो जो है वो बनता ही है। इसके अलावा अन्य दोस्तों के साथ भी शेयर करें, जिससे और लोगों को भी हेल्प मिल सके। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग।